हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 8 का चैप्टर नंबर 17 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों भेड़ और भेड़िए। ठीक है, आज हम भेड़ और भेड़िए के बारे में जानेंगे। ठीक है, उनकी बातें करेंगे, उनकी कि भेड़ और भेड़िए की कहानी पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। एक बार एक वन के पशुओं को ऐसा लगा कि वे सभ्यता के उस स्तर तक पहुंच गए हैं। यानी कि एक वन था, यानी एक जंगल था जो वन होता है, उसमें उन्हें ऐसा लगा कि वो जो उनके सभ्य लोग थे किस स्तर तक पहुंच गए, जहां उन्होंने एक शान व्यवस्था अपना लेनी चाहिए। यानी कि उन्होंने एक शान व्यवस्था यानी एक व्यवस्था तैयार करी कि इसके अनुरूप ही सब लोग रहेंगे। और एक मत से यह तय हो गया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना की जाएगी। पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई कि सुख समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग अब आया। और तब आया जिस वन प्रदेश में हमारी कहानी ने चरण धरे हैं, उसमें भेड़ें बहुत थीं। निहायत नेक, ईमानदार, कोमल, विनयी, दयालु और निर्दोष पशु और घास तक को फूंक फूंक कर खाता है। भेड़ों ने सोचा कि अब हमारा भय दूर हो जाएगा। हम अपने प्रतिनिधियों के द्वारा कानून बनवाएंगे कि कोई जीवधारी किसी को न सताए, न मारे, सब जिए और दूसरों को जीने दे। समाज शांति, स्नेह, बंधुत्व और सहयोग पर आधारित है। और इधर भेड़ियों ने सोचा कि अब हमारा संकट काल आ गया है। भेड़ों की संख्या इतनी अधिक है कि पंचायत में उन्हीं का बहुमत रहेगा, और अगर उन्होंने कोई ऐसा कानून बना दिया कि कोई पशु किसी को न मारे तो हम खाएंगे क्या। यानी कि अगर ये जो उन्होंने प्रजातंत्र बनाए, अगर उसमें ये तय कर दिया गया कि कोई किसी पशु को नहीं खाएगा तो उसमें फिर हम खाएंगे क्या। ऐसा फिर सभी जानवरों ने सोचा। ठीक है, क्या हमें घास चरना पड़ेगा। यानी कि जो मांस खाते हैं फिर वो सोचने लगे क्या हमें घास चरना पड़ेगा। जो चुनाव समीप आए, जैसे जैसे चुनाव जो है समीप आए, यानी कि पास आए, ये जंगल है आप देख पा रहे हैं, ये लोमड़ी है, भेड़े हैं। ठीक है, अब देखते हैं होता क्या है आगे। जो जो ज्यो जो यानी कि चुनाव पास आया, भेड़ों का उल्लास बढ़ता गया। जो जो चुनाव समीप आता, भेड़ियों का दिल बैठता जाता। यानी कि जो भेड़ जो थी उनका तो उल्लास बढ़ रहा था कि हमारे लिए कुछ अच्छा घास चरनी है उन्हें। ठीक है, कोई किसी पशु को नहीं खाएगा, उनका तो मन खुश हो रहा था। लेकिन जो भेड़िए लोग थे, जो भेड़िए होते हैं वो तो मांस खाते हैं, तो उनका दिल बैठा जा रहा था कि अब क्या होगा। एक दिन एक बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा, मालिक आजकल आप बड़े उदास रहते हैं। ठीक है, सियार जो होता है बच्चों भेड़िए की तरह ही होता है। ठीक है, हर भेड़िए के आसपास दो चार सियार रहते ही हैं। जब भेड़िया अपना शिकार खा लेता है तब ये सियार हड्डियों में लगा मांस कुतर कर खाते हैं और हड्डियां चूसते रहते हैं। ये भेड़िए के आसपास दुम हिलाते चलते हैं, इनकी सेवा करते हैं और मौके बेमौके हुआ हुआ चिल्लाकर उनकी जय जयकार करते हैं। यानी कि उनके वो एक तरीके से चमचे होते हैं। तो बूढ़े सियार ने बड़ी गंभीरता से पूछा, महाराज आपके उक्तियों को अपना बनाकर कहता होगा। खैर, भेड़िए ने कहा, क्या तुमसे मालूम नहीं है कि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है। हमारा राज तो अब आया। सियार ने दांत दांत निपोर कर कहा, हम क्यों जाने महाराज, हमारे माई बाप तो आप ही हैं। हम तो कोई और सरकार नहीं जानते हैं। आपका दिया खाते हैं, आपके गुण गाते हैं। भेड़िए ने कहा, मगर अब समय ऐसा आ रहा है कि सूखी हड्डियां भी चबाने को नहीं मिलेंगी। सियार सब जानता था, मगर जानकर भी न जानने का नाटक करता था। तो शेर न बन जाता अगर सियार शेर न बन जाता। आखिर भेड़िए ने वन प्रदेश की पंचायत के चुनाव की बात बूढ़े सियार को समझाई और बड़े भारी मन से कहा, चुनाव अब पास आता जा रहा है, अब यहाँ से भागने के सिवाय कोई चारा नहीं है, पर जाए भी कहाँ। सियार ने कहा, मालिक सर्कस में भर्ती हो जाइए। भेड़िए ने कहा, अरे वे सर्कस वाले शेर और रीछ को तो ले लेते हैं, पर हम इतने बदनाम हैं कि हमें वहाँ कोई नहीं पूछेगा। तो सियार ने खूब सोच समझ कर कहा, अजायब घर में चले जाएं। भेड़िए ने कहा सियार से, देखो यहाँ पर सियार बैठे हैं और भेड़िया बैठा है और सियार बैठे हैं। ठीक है,
तो भेड़िए ने कहा, अरे वहाँ भी जगह नहीं है, सुना है वहाँ तो आदमी रखे जाते हैं। बूढ़ा सियार अब ध्यान मगन हो गया। उसने एक आंख बंद की, नीचे के होठ को ऊपर के दांत से दबाया और एकटक आकाश की तरफ देखने लगा, जैसे ही विश्वात्मा से कनेक्शन जोड़ रहा हो। फिर बोला, अब समझ में आ गया मालिक, अगर पंचायत में आपकी भेड़िए जाति का बहुमत हो जाए तो। भेड़िया चिढ़कर बोला, कहाँ की आसमानी बातें करते हैं। अरे हमारी जाति कुल 10% है और भेड़े तथा अन्य छोटे पशु 90% हैं। भला वे हमें काहे को चुनेंगे। भला वह हमें काहे को चुनेंगे। कहीं जिंदगी अपने आप को मौत के हाथों में सौंप सकती है। जो जिंदगी होती है, ऐसा भला होता है कि जो जिंदगी है वो मौत के हाथों को खुद दे दे कि हाँ ले मार ले। मगर ऐसा हो सकता होता तो क्या बात थी, अगर ऐसा होता तो क्या बात थी। बूढ़ा सियार बोला, आप खिन्न मत होइए सरकार, एक दिन का समय दीजिए, कल तक कोई योजना बन जाएगी। मगर एक बात है, आपको बूढ़े सियार को गुरु माना और आज्ञा पालन की शपथ ली। दूसरे दिन बूढ़ा सियार अपने साथ 3 सियारों को लेकर आया। उनमें से अपने एक को पीले रंग में रख दिया था, दूसरे को नीले रंग में और तीसरे को हरे रंग में रख दिया था। उसने 3 कलर में रखा। भेड़िया ने उसकी ओर देखा और पूछा, अरे ये कौन है। बूढ़े सियार ने उत्तर दिया, ये भी सियार है सरकार, मगर रंग सियार है। आपकी सेवा करेंगे, आपके चुनाव का प्रचार करेंगे। भेड़ियों ने शंका व्यक्त की, मगर इनकी बात मानेगा कौन, ये तो वैसे ही छल कपट के लिए बदनाम है। बूढ़े सियार ने भेड़ियों का हाथ चूम कर कहा, बड़े भोले हैं आप सरकार। अरे मालिक, रंग रूप बदल देने से तो सुना है आदमी तक बदल जाते हैं, फिर ये तो सियार है। और तब बूढ़े सियार ने भेड़ियों का रूप भी बदला, मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई और मुंह में घास के तिनके घोंस दिए। बोला, अब आप पूरे संत हो गए, अब भेड़ों की सभा में चलते हैं, मगर 3 बातों का ख्याल रखना। अपनी हिंसक आंखों को ऊपर मत उठाना, हमेशा जमीन की ओर देखना और कुछ बोलना मत, नहीं तो सारी पोल खुल जाएगी। अब उन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा, वहां बहुत सी भेड़ें आएंगी, सुंदर सुंदर मुलायम मुलायम, कहीं किसी को तोड़ मत खाना। भेड़िया ने पूछा, लेकिन ये रंगे सियार क्या करेंगे, ये किस काम आएंगे। अब उसने सवाल किया कि ये किस काम आएंगे। तो तब भेड़िए ने पूछा, लेकिन ये रंगे हुए सियार किस काम आएंगे। तो बूढ़ा सियार बोला, ये बड़े काम के हैं, आपका सारा प्रचार तो यही करेंगे, इन्हीं के बल पर आप चुनाव लड़ेंगे। यह पीला वाला सियार बड़ा विद्वान है, विचारक है, कभी भी कवि भी है, लेखक भी है। यह नीला सियार नेता और पत्रकार है, और यह हरा धर्मगुरु है। ठीक है, बस अब चलिए जरा ठहरो। भेड़िए ने बूढ़े सियार को रोका। कभी लेखक, नेता, विचारक, यह तो सुना है बड़े अच्छे लोग होते हैं, और ये तीनों। बात काटकर सियार बोला, ये तीनों सच्चे नहीं हैं, रंगे हुए हैं महाराज, आप चलिए, देर मत कीजिए। और वे चल पड़े। आगे आगे बूढ़ा सियार था और पीछे पीछे रंगे हुए सियार के बीच में भेड़िया चल रहा था। मस्तक पर तिलक, गले में कंठी, मुख में घास के तिनके, धीरे धीरे चल रहा था। अत्यंत गंभीरता पूर्वक सिर झुकाए विनय की मूर्ति बने हुए वो जा रहा था। उनके साथ उधर एक स्थान पर सहस्त्रों भेड़ें इकट्ठी हो गई थी, मतलब बहुत सारी भेड़ें इकट्ठी हो गई थी उस संत के दर्शन के लिए, जिनकी चर्चा बूढ़े सियार ने फैला रखी थी। चारों सियार भेड़िए की जय बोलते भेड़ों के झुंड के पास आए। बूढ़े सियार ने एक बार जोर से संत भेड़िए की जय बोली। भेड़ों में पहले ही जहाँ जहाँ बैठे सियार ने भी जय ध्वनि की। भेड़ों ने देखा तो वे बोली, अरे भागो, यह तो भेड़िया है। तुरंत बूढ़े सियार ने उन्हें रोक कर कहा, भाइयों बहनों, अब भय मत खाओ। भेड़िया राजा संत हो गए हैं, जो भेड़िया था अब वो संत हो गए हैं, अब वो किसी को नहीं खाएंगे। उन्होंने हिंसा बिल्कुल छोड़ दी है, उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। वे अब 7 दिनों से घास खा रहे हैं, रात दिन भगवान का भजन और परोपकार में लगे रहते हैं। उन्होंने अपना जीवन जीव मात्र की सेवा में अर्पित कर दिया है। अब वे किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी का रोम तक नहीं छूते। भेड़ों से उन्हें विशेष प्रेम है। इस जाति ने जो कष्ट सहे हैं, उनकी याद करके कभी कभी भेड़िया संत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इनकी अपनी भेड़ियों जाति ने जो अत्याचार आप पर किए हैं, उनके कारण भेड़िया संत का माथा लज्जा से झुका हुआ है। यानी कि जो अत्याचार भेड़ियों ने किए, इसलिए तुम्हारे लिए मतलब शर्म से लज्जा हो रहा है, जो सर झुका हुआ है।
परंतु अब वे शेष जीवन आपकी सेवा में गुजारना चाहते हैं, लगाकर तमाम पापों का प्रायश्चित करेंगे। आज सवेरे ही बात है, आज सवेरे की ही बात है, एक मासूम भेड़ के बच्चे के पाँव में कांटा लग गया, तो भेड़िया संत ने उसे अपने दांतों से निकाला, दांतों से। पर जब बेचारा कष्ट से चल बसा तो भेड़िया संत ने सम्मानपूर्वक उसकी अत्यंत क्रिया की। उनके घर के पास जो हड्डियों का ढेर लगा है उसके दान की घोषणा उन्होंने आज ही सवेरे कर दी थी। अब तो वे सर्वस्व त्याग चुके हैं। अब आप उनसे भय मत खाइए, उन्हें अपना भाई समझे। बोलो सब मिलकर संत भेड़िए की जय। भेड़िया संत अब तक गर्दन झुकाए शालीनता की मूर्ति बने बैठे थे। बीच बीच में कभी कभी सामने की ओर इकट्ठी भेड़ों को देखकर लेते और टपकती हुई लार को घुटक जाते, यानी कि उन्हें बहुत जी करता कि झपट्टा मारूं खा लूं, लेकिन वो अंदर कर जाता। बूढ़ा सियार फिर बोला, भाइयों और बहनों, मैं भेड़िया संत से उनके अपने मुखारविंद से आपको प्रक्रम और दया का संदेश देने की प्रार्थना करता हूँ। पर प्रेमवश उनका हृदय भर आया, वे गदगद हो उठे और भावित्र से उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। वे बोल नहीं सकते। आप इन तीनों रंगीन प्राणियों को देखिए, आप इन्हें पहचान नहीं पाए होंगे। पहचानो भींगे कैसे, ये इस लोक के जीवन तो हैं नहीं, ये तो स्वर्ग के देवता हैं जो हमें सदुपदेश देने के लिए पृथ्वी पर उतर आए हैं। यानी सदुपदेश जो होते हैं, यानी उपदेश देने के लिए नीचे उतर आए हैं। ये पीले विचारक हैं, कवि हैं, लेखक हैं, नीले नेता हैं और स्वर के पत्रकार हैं और हरे वाले गुरुधर्म हैं। आप कविराज को अपना स्वर्ण संगीत सुनाइए। हाँ कवि जी, ठीक है। उन्होंने क्या करा, संगीत सुनाने के लिए कहा। अब पीले सियार को हुआ हुआ के सिवा कुछ और तो आता ही नहीं था। हुआ हुआ चिल्ला दिया। शेष सियार भी हुआ हुआ बोल पड़े। बूढ़े सियार ने आंखें के इशारे से शेष सियारों को मना किया और चतुराई से बात को ये कहकर संभाला, भाई कवि जी तो कोरस में गीत गाते हैं, पर कुछ समझे आप लोग? कैसे समझोगे? अरे कवि की बात सबकी समझ में आ जाए तो यह कवि कहाँ कौन कहेगा। उनकी कविता में ससावत के स्वर फूट रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जैसे स्वर्ग में परमात्मा वैसे ही पृथ्वी पर भेड़िए। हे भेड़िया जी महान, आप सर्वत्र विद्यमान हैं, सर्वशक्तिमान हैं। अप्राय सूर्य की किरणें आपके मस्तक पर तिलक करती हैं। सांझ को उषा आपका मुख चूमती है, पवन आप पर पंखा करती है और रात्रि आपकी ही ज्योति लक्ष लक्ष खंड होकर आकाश के तारे बनकर चमकती है। हे महाराज, आपके चरणों में इस रुद्राक्ष का प्रणाम। फिर नीले रंग के शियार ने कहा, निर्बल की रक्षा बलवान ही करते हैं। भेड़े कोमल हैं, निर्बल हैं, अपनी रक्षा नहीं कर सकती। भेड़िए बलवान हैं, इसलिए अपने हितों को उनके हाथों में छोड़ निश्चित हो जाओ। वे भी तुम्हारे भाई हैं, आप एक ही जाति के हैं। आप भेड़, वह भेड़िया, कितना कम अंतर है। और बेचारा भेड़िया व्यर्थ ही बदनाम कर दिया गया है कि वह भेड़ों को खाता है। अरे खाते और हैं, हड्डियां उनके द्वार पर फेंकी जाते हैं, वे व्यर्थ बदनाम होते हैं। आप लोग तो पंचायत में बोल भी नहीं पाओगे। भेड़िया बलवान होते हैं, यदि आप पर कोई अन्याय होगा तो संत भेड़िया डटकर लड़ेगा। इसलिए अपने हितों की रक्षा के लिए भेड़ियों को चुनकर पंचायत में भेजो। बोलो संत भेड़िए की जय। फिर हर रंग के धर्मगुरु ने उपदेश दिया, जो यहाँ त्याग करेगा वह उस लोक में पाया जाएगा, जो यहाँ दुख भोगेगा वह सुख पाएगा, ठीक है। जो यहाँ राजा बनाएगा वह वहाँ राजा बनेगा, जो यहाँ वोट देगा वह वहाँ वोट पाएगा। इसलिए सब मिलकर भेड़िए संत को वोट दो। वे दानी हैं, परोपकारी हैं, संत हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। यह एक भेड़िए की कथा नहीं है, ये सब भेड़ियों की कथा है। यानी कि एक भेड़िए की कथा नहीं है, सब भेड़ियों की कथा है। अभी ये सब जो बातें हो रही थी वो भेड़ों से कर रहे था, जो सियार थे वो कर रहे थे। सब जगह इस बात का प्रचार हुआ और भेड़ों को विश्वास हो गया कि भेड़ियों से बड़ा उनका कोई और हित चिंतक और हित रक्षक नहीं है। और जब पंचायत का चुनाव हुआ तो भेड़ों ने अपने हित रक्षा के लिए भेड़ियों को चुना और पंचायत में भेड़ों के हितों की रक्षा के लिए भेड़िए प्रतिनिधि बन गए। और पंचायत में भेड़ियों ने भेड़ों की भलाई के लिए पहला कानून यह बनाया, हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते के लिए भेड़ का मुलायम बच्चा दिया जाए। दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़ तथा शाम के स्वास्थ्य के ख्याल से कम खाना चाहिए, इसलिए आधी भेड़ दी जाए। अब उन्होंने कैसा कानून बनाया कि भेड़ सुबह के नाश्ते में भेड़ का बच्चा, और फिर आधी भेड़, और फिर पूरी भेड़। तो इस तरह से उन्होंने मतलब भेड़ों को खाने का पूरा प्रबंध कर लिया।
तो बच्चों ये थी हमारी भेड़ की कहानी जो हरिशंकर परसाई ने लिखी हुई है, हरिशंकर परसाई ने। ठीक है, तो बच्चों ये कहानी यहीं ख़त्म होती है, पार्ट यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।